सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम करवी जिला चित्रकूट में जो रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि को आप सब लोग देख रहे हो, जिसके जो हमारे सीओ साहब ने कहा है कि हमारे चित्रकूट वासी हमारे भाई का दीदार करना चाहते थे, तो वो आपके सामने मौजूद में बैठे हैं। आप लोगों ने मुखालिफ हो रहे हैं, हो गए हैं। मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष कुमार भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं अपने छोटे भाई अशरफ भाई को भी, और भी तमाम हमारे सभी जो टीम है, और हमारे जो सीओ साहब अभी बोल रहे थे, वो तो आपके बच्चा है, आपके भाई, आपके जो भी आपके गांव के हैं, यही के हैं, आपको मालूम है। और मेरे भाई जो मौसे चलकर आए हैं, साबिक भाई जो मंडल अध्यक्ष हैं, सामने में उनके घर गया था, बहुत ही हमारी होती है, वो आपके सामने बैठे हैं। वह जिला और बाकी पसमानदा के मंडल अध्यक्ष जैनुल हक साहब आपके सामने हैं। महुआ से चलकर रहीम भाई लोग लोग हैं। अब बाकी सब लोगों का नाम नहीं लेना तो चाहता हूँ, लेकिन नाम के लिए तो ही बैठा हूँ क्योंकि वक्त की बहुत तंगी है। बात ये है कि हम आप सब लोग इकट्ठे कहाँ से हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या बात क्या है, क्यों इकट्ठे क्यों हुए? ये पसमानदा समाज की मीटिंग क्यों रखी गई है? बात इसकी है, आपके नेता आपके सामने बैठे, आप हमारे सामने बैठे, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम लोग इकट्ठे क्यों हुए? पसमानदगी और सियासी सहूर, सियासी अभी हमारी पसमानदगी तो है ही हमने, लेकिन मेरे अंदर सियासी सहूर भी नहीं है। सीओ साहब सुनिए जरा, बात मत हमारा सियासी जो बात है, जो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जो मैंने आए तो कल से आया मैंने कहा, लेकिन इसके बाद भी सियासी बात आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि मुझे अभी ये पता नहीं है कि अगर इस बैनर में ये लग जाता कि पसमानदा की मीटिंग किसके लिए रखी गई है, तो ये पता पड़ जाता कि आप सब लोग पढ़ लेते कि जागरूकता की मीटिंग रखी गई है, सियासी मीटिंग रखी गई है, कि सियासत जागरूक होने की मीटिंग। तो आपको हमें सियासी बेदारी या सियासी जागरूकता बिल्कुल नहीं है। हमको मेन है कि सियासी जागरूकता लाना, सियासी जागरूकता हम लोग पसमानदा जान गए हैं, हम लोग सारे इकट्ठे होने लगे हैं, लेकिन हमारे अंदर सियासी जागरूकता बिल्कुल नहीं है। अभी हमको ये पता नहीं है कि मंच में किसको पहले बुलाना है, किसको बाद में बुलाना है, हमें किससे पहले स्वागत कराना है, किससे बाद में स्वागत कराना है। तो मैं अपने बुजुर्गान से जो हमारे सरकार तो उनसे कहना चाहता हूं, और मैं तो ये कहूंगा सबसे जो हमारे सामने बैठे हैं कि सब लोग अपने एक तो घर के बच्चे पढ़ ले गए हैं, उनको भी सियासी सहूर अपना बताएं, अपने साथ मीटिंग में ले आए, हमारी बात सुने कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका पापा क्या कर रहा है, उनका चाचा क्या कर रहा है, तो हम लोग नहीं ले आते हैं। हमको अपनी सियासी बात अपने पसमानदा की बात अपने घर में करना चाहिए। हमारी बहनों बेटियों को हमको कोई पता नहीं होता है, हमारी सियासी बात का कोई पता नहीं होता है। अकेला ये पता है कि हमको अपने घर में पढ़ी लिखी बहू ले आना है, ये मालूम है। ये हमारी कौम अच्छी तरह से जानती है कि वो लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, तो सम्मान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे पढ़ी लिखी बहू को ले आना है, ये बिल्कुल सही बात है, पढ़ी लिखी बहू ले आइए, लेकिन उसको सियासी शब्द भी बताइए। जब चुनाव का टाइम आता है तो बाप कहीं वोट डालाता है, बेटा कहीं डालाता है, बहू कहीं डालाती है, इसका किसी को पता नहीं है। पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पढ़ा लिखा बेटा चाहिए, तो इस सब को सही बात है। सियासी सबूत ले आना, आने वाले चुनाव जिस टाइम चुनाव आता है तो हर घर से एक नेता पैदा हो जाता है, हर घर से एक नेता निकल आता है, हर घर में एक नेता निकल आता है, और किसी की नहीं सुनता है। और जब वोट गिर जाते हैं तो फिर जमराट लगा लेते हैं, फिर एक दूसरे को सुनने लगते हैं।
अभी हम सुबह एक घर में गए थे, चाय पीने को हमको बुलाया था। हमारे सौदागर गांव से हमारे जो शहर काजी हैं बैठे हैं, हमारे पास बैठे हैं, हम गए थे उनके यहाँ चाय पी, तो हमारी उनसे गुफ्तगू होती रही। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सियासी सबूत अपने सबसे पहले तो अपने घर में बात करें। अब आप यहाँ से निकल जाएंगे सब भूल जाएंगे, किसी से ना अपने बेटे से बात करेंगे, ना अपनी बीवी से बात करेंगे, ना अपने घर बात करेंगे। मैं कहता हूँ सुबह से हमारे कई कुछ लोग होंगे, सुबह चाय की दुकान पर बैठ के चाय पीते रहेंगे, एक घंटा टाइम बर्बाद करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन अपने पसमानदी अपने सियासी अपनी पसमानदा की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हर घड़ी जितना टाइम हो सियासी बात, सियासी सबूत, सियासी बात, उसमें बिल्कुल सियासी बेदारी जाने में एक दूसरे की मदद करें और अपने घरे अपने बहू बेटी को सबको ये बताएं कि हमको वोट कहाँ देना है, हमको करना क्या है, अच्छा क्या है। ये कुछ लोग ऐसा भी सुनने में पूरे बुंदेलखंड में पूरे सारी जगह दौरा कर रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दौरा कर रहा है। एक क्यादत, एक रहबर, आपको एक ऐसा नेता मिल गया है कि जिसने लखनऊ में बैठने को तुम्हें जगह बना दी। तुम्हारा नाम पसमानदा समाज, तुम्हारा नाम हर नेता जो कोई राष्ट्रीय नेता होगा उसके जबान पे पसमानदा मुस्लिम समाज जरूर होगा, अनीस मंसूरी जरूर होगा। आज तक अनीस मंसूरी नाम से कोई जानता था? मंडल अध्यक्ष जी, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मंसूरी कोई जानता था? जो विपक्ष में जो अनीस मंसूरी के खिलाफ होता है, तो ताज बोल रहा है, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ उन लोगों से कि अनीस मंसूरी के पैर पकड़ लो, शुक्रिया अदा करो। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, तो मंसूरी समाज वालों को चाहे जावेद इकबाल हो चाहे उस्मानी हो, तो मंसूरी समाज को मंत्री बनाया गया तो अनीस मंसूरी की देन है, ना कि कोई वजह नहीं है। अगर अनीस मंसूरी ने मंसूरी समाज का नाम न दिया होगा तो आज वो मंत्री नहीं बनाया गया होगा। उनको अनीस मंसूरी के पैर पकड़ लेना चाहिए। अगर चाहे विपक्ष में बनाया गया हो, उनके खिलाफ में बनाया गया हो, लेकिन वो अनीस मंसूरी की देन है। अनीस मंसूरी संघर्ष करो। मैं सब बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तुम्हारा लाइसेंस बन गया है, तुम्हारा मंच बन गया है। पहले हम कुर्सियां उठाते थे, बिछाते थे और सामने बैठ के जिंदाबाद के नारे बोलते थे। आज हमारा रहबर, हम अपने रहबर की जिंदाबाद नारे लगाने के लिए हमारा रहबर तैयार हो गया है और हमारे लखनऊ में वकील बैठ गया है, हमें लखनऊ में बैठने को जगह मिल गई। मैं इसलिए सबसे बेदिल गुजारिश करना चाहता हूँ कि पसमानदा मुस्लिम समाज का बहुत बहुत शुक्रिया आज के संचालक महोदय बड़ी सारी मंत्री साहब, आज इस प्रोग्राम की सदस्य कर रहे सदर मोहतरम चिकूट मंडल के अध्यक्ष बांदा से तशरीफ लाए हमारे बड़े भाई अली जनाब ऐनुल हक राय साहब, जिन्होंने मुझसे पेशतर मेरे आवाज के लिए एक शेर पढ़ा। आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे बुंदेलखंड के प्रभारी पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय महासचिव
बुंदेलखंड में जागरूकता अभियान के जरिए समाज को जगाना, उनको सियासी एतबार से बेदार करना, पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चलाकर, अभियान चला करके पसमानदा तबके के लोगों को मुत्तहिद करने वाले हमारे बड़े भाई अहमद खान मंसूरी साहब हो जाए, एक बार देख रहे आपके लोग जोरदार ताली। जब से जिम्मेदारी संभाली है, वो जिम्मेदारी ही है। हमारे बीच में हमारे आर्य मुस्लिम समाज के मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महासचिव जो चित्रकूट मंडल के अध्यक्ष हैं और पसमानदा समाज के महासचिव, आज इस प्रोग्राम की निजामत संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हमारे बड़े भाई आले जनाब सादिक मंसूरी साहब। हमारे बीच में मंडल उपाध्यक्ष मंसूरी समाज भाई अली अकबर साहब। हमारे बीच में लखनऊ से चलकर आए, इसी चित्रकूट जनपद में पैदाइश और यहां से निकल करके अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आज सरकार में मुलाजिमत करते हुए सीओ चक्रवर्ती के पद पर समाज की सेवा, जनता की सेवा करते हैं आज जनाब मंसूरी साहब। हमारे प्यारे प्यारे जिला अध्यक्ष जो बहुत ही जज्बाती है और मेहनती है भाई उमर अली मंसूरी साहब। हमारे पसमानदा समाज के महासचिव भाई मेहदी हसन साहब, महासचिव वाले जनाब अशरफ अली मंसूरी साहब। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के युवा नेता, नौजवान नेता, मेरे दोस्त काबिल एहतराम आली जनाब फराज खान साहब मंच पर तशरीफ रखते हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई गुलाब खान साहब भी तशरीफ रखते हैं। हमारे बीच में पूर्व जिला सचिव हमारे भाई अनूप यादव जी भी मंच पर तशरीफ रखते हैं, जिला अध्यक्ष। मेरे दरमियान आली जनाब जामा मस्जिद के सदर मोहतरम आली जनाब मुसीद कुरैशी साहब, शहर काजी आली जनाब मोहम्मद रईस साहब, रायनी समाज के ताल्लुक रखने वाले हमारे जोशी के नेता भाई चीनी भाई राय साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आली जनाब अली हसन मंसूरी साहब, सलमानी समाज से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल सत्तार सलमानी साहब, मेरे बहुत पुराने साथी हैं उनके शुरुआती दौर के। नाम बड़ा अजीब है और एक बड़ी शख्सियत है बच्चा बाबा। कहाँ गए बच्चा बाबा? बच्चा बाबा बहुत पुराने साथी हमारे हैं। हमारे बीच में भाई नसीम मंसूरी साहब और जो अभी बुजुर्ग हमारे नेता, समाज के बड़े कद्दावर नेता अली जनाब मौलाना मंसूरी साहब, ये बुंदेलखंड के सभी कार्यक्रम में शरीक रहते हैं और एक बड़ी अच्छी सोच और समाज के लोगों को जो गुमराह होते हैं को मोटिवेट करने वाले हमारे बुजुर्ग अली जनाब मौलाना मंसूरी साहब तशरीफ रखते हैं। उनके साथ उनके साहबजादे जो पेशे से रेलवे में टीटी है और रेलवे की टीटी एक दिन छोड़ के समय कितनी बड़ी कमाई जब हो गई।
लड़के आज इस पसमानदा की रेल में सवारी करके और झंडी दिखाने का काम करते हैं। टिकट नहीं काट रहे हैं, झंडी दिखा रहे हैं कि रुकेगा, क्योंकि यहाँ गार्ड का काम करना है। हमारे सुल्तान भाई मजीद साहब बैठे हुए हैं, बहुत पुराने साथी हमारे हैं। हमारे बीच में महोबा से तशरीफ लाए जो कुलबहाल के हैं। अभी हम चुनाव के दरमियान रहे, काफी लोगों ने हमारे साथ मेहनत किया। भाई अभी मंसूरी साहब ने तशरीफ रखते बन पर हमारे बीच में भाई अंसार भाई महोबा से नौजवान नेता हैं। इनके लड़के लखनऊ में जेल जाते हैं। इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की, समाज के बड़े शुभचिंतक हैं। इनके वालिद मोहतरम समाज के बहुत पुराने नेता हैं, हाजी मान खां साहब। हमारे बीच में लकी मंसूरी साहब बांदा से, ये बहुत ही बेचारे पुलिस है और समाज के लिए बहुत छोटा मोटा काम करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं लकी भाई हमारे। हमारे बीच में एक नौजवान साथी ने जो अभी एक पेट्रोल पंप में हम लोग को रिसीव किया अपने पूरे टीम के साथ में, जो हमारे रमजान बख्शियो साहब उनके खालू लगते हैं और नौजवान साथी हैं किनारे बैठे हुए हैं, आली जनाब चांद अली मंसूरी साहब। एक बार खड़े रहिए भाई, आप चांद अली साहब आगे दे रहे उधर है। और एक हमारे साथी जिन्होंने अभी पूरा झंडा लगा करके मुसैनी करेगा, क्या नाम होता मैं भूल गया, क्या नाम है, अब्दुल खालिद साहब। बहुत जोश प्रोग्राम देखने को मिला अपने साथियों के साथ में। हमारे बीच में महोबा जयपुर के ब्लॉक प्रमुख जो बड़े कद्दावर नेता है समाज के, आलिम जनाब रहीम बख्श मंसूरी साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे बीच में मुन्ने खान साहब भी तशरीफ रखते हैं। हमारे बीच में आपके मुन्ने का नाम आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम साहब, वो तो क्या आपका। हमारे बीच में लखनऊ से चल रहा है जो पूरे प्रदेश में हमारा साथ देते हैं हमारे छोटे भाई मिस्टर नरेंद्र यादव जी। और एक ऐसी शख्सियत का नाम लेंगे हम जो चितपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। अभी एक कार्यक्रम उन्होंने किया, हमें मदऊ किया था, मैं किसी कारणवश इस प्रोग्राम में नहीं आ पाया। रजन भाई माफी चाहता हूँ, रजन खां साहब इन्होंने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया था, मैं अपने मसरूफियात के जरिए नहीं आ पाया। मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ और आपसे माफीनामा पेश करता हूँ, नहीं शिरकत कर पाया प्रोग्राम में। एक ऐसी शख्सियत जो कौशाम्बी से चल करके हमारे बीच में तशरीफ लाई है। जब हम लोगों को कुछ आता जाता नहीं था, हमें समाज से कोई लेना देना उस समय नहीं था, हम जागरूक नहीं थे और रेलवे में अकाउंट अफसर रहे हमारे पुराने साथी जो आज हमारे साथ सियासत से चलकर आए हैं, आली जनाब हाजी साबिर मंसूरी साहब। और नाम लेना तो बहुत बच्चा बाबा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने चीज बहुत लंबी है, छेड़े में बहुत वक्त लग जाएगा। हमारे बीच में आज इस प्रोग्राम को, छोटे से हाल के इस प्रोग्राम को करोड़ों लाखों तक पहुंचाने वाले, हमारे बात को, हमारे संदेशे को अपने अखबार में साया करके हमारे सहाफी हजरात, पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु हैं हमारे। लेकिन कार्यक्रम लोगों ने बुलाया, मैं परेशानी में आया। पिछले 15 साल से हमने तबीयत हमारी बहुत खराब चल रही है, लेकिन प्रोग्राम हमने एक भी नहीं छोड़ा, नाना करके सब में शरीक हुए। कार्यक्रम लोगों ने बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम कराया और एक इतिहास उन्होंने अपनी बना डाली कि हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया, प्रदेश के बाहर भी दौरा किया, लेकिन कार्यक्रम लोगों ने
मेरा सबसे ज्यादा नगर के इतिहास में नाम कर दिया। ये टीम के साथ मैं नाम लेना मुश्किल है, मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, रमजान का साल ही आपके बीच में पले बढ़े अपने दाल-रोटी के इंतजाम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गुर्बत के दौर में हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी की लगन और मेहनत से जी जान से जुड़ करके पढ़ाई की। और पीसीएस जैसे परीक्षा कोई मामूली चीज नहीं है। पीसीएस बनने के लिए जाने लोग क्या क्या करते हैं। चित्रकूट का बंदा, चित्रकूट का बेटा इस गांव की गली से निकल करके इलाहाबाद पहुंचा। उस पढ़ाई के दरमियान जाने करके तमाम परेशानियों का सामना करते हुए आर्थिक तंगी का भी सामना किया। इसके बाद सच में हार नहीं मानी। ये मंसूरी का बेटा अपने जज्बे और जोश का बरबरा की बदौलत उस पीसीएस परीक्षा को पास किया और आज मुरादाबाद में आप एक सिविल सेक्रेटरी की हैसियत से मुलाजिमत कर रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी रखी 13 तारीख की परीक्षा है नेपालों की। बड़े व्यस्त रहे। मैंने कहा प्रोग्राम तो सीओ साहब आपने रखाया था। मैंने इच्छा चाहिए कि चित्रकूट में बहुत इसे प्रोग्राम नहीं हुआ। ताजगी आना बहुत जरूरी है। लोग थोड़ा सा खामोश हो गए हैं और अनीस मंसूरी की बहुत ज्यादा खामोशी पसंद है। चुप्पी तो लोगों को थोड़ा सोए हुए लोगों को जगाने का काम करो। आपको हमारे हिसाब से साथी भाई से करके जैसे जैसे करके प्रोग्राम को रखवाया, आदि फिक्स किया। लेकिन जब ये कल हमसे बोले कि हमारी ड्यूटी लगी है, हम हो सकता हम न जा पाए, तो मैंने कहा मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो सकता हम भी न जा पाए। जब इन्होंने कहा ड्यूटी लगी अट्ठाईस न जा पाए, तो मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, ड्यूटी न जा पाऊं। ये रात में वहां चल पड़े और रात भर सफर करके सुबह 5 बजे लखनऊ आ गए। हमको फोन लगाया कि मैं आ गया, वो चलना है। मैंने कहा मैंने तो तुमको ले जाने के ऐसा कहा, मुझे चित्रकूट तो जाने ही जाना था, क्योंकि वहां के लोगों ने इतने मोहब्बतों से इतने प्यार से बुलाया है, तो वहां तो मुझे जाना ही है। और ये हमारे साथ आए, हमारे साथ और भी लोग आए। मेरे दोस्तों, आज जो मुसलमानों के जो पसमानदा तबके के लोग हैं, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पसमानदा एक केवल पिछड़ी जाति के लोगों की तहरीक है। बात कर रहे भाई, पसमानदा एक पिछड़ी जाति के मुसलमानों की तहरीक है। ये ऐसा लोग गलतफहमी हमारे लोगों के बीच में डालने का काम करते हैं। पसमानदा का वजाहत करना इसलिए जरूरी है कि पसमानदा वो लोग हैं जो तालीम के मैदान में बुरी तरह पिछड़ गए। वो सारे के सारे लोग पसमानदा हैं। उसमें शेख सैयद मुगल पठान हो, चाहे रायनी हो, चाहे मंसूरी, चाहे कुरैशी, चाहे अंसारी, ये सारे पसमानदा हैं। जो मुसलमान तालीम के मैदान में पिछड़ गया वो पसमानदा है। जो मुसलमान सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकता वो पसमानदा है। जो मुसलमान जिसके माशी हालात, आर्थिक स्थिति बड़े बुरे हैं, वो पसमानदा है। और जिस मुसलमान को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला वो पसमानदा है। इसमें शेख सैयद मुगल पठान से लेकर जितनी भी मुसलमानों की बिरादरियां हैं, अगर इन क्षेत्रों में पिछड़ गई तो वो भी पिछड़े मुसलमान, वो भी पसमानदा है। मैं उनकी बात करता हूं। इसलिए वजह किया कि बहुत से लोग हमारे खासा को भड़काते हैं। हिसाब अली मंसूरी तो केवल वो पिछड़ी जाति की बात करते हैं, तो खासा दूसरे में आ जाते हैं। हम बता दें ताकि उनका गुस्सा न रहे, क्योंकि हमने जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मानपत्र दिया था तो उसमें 9 नंबर कॉलम में हमने डाला था कि जैसे हम लोगों को पिछड़ी जाति में बीपीसी के रखा था मंडल को मंडल में,
हिंदू और मुसलमान दोनों मिला के 27% आरक्षण दे दिया। बात तो सुनिएगा मोहतरम साथियों, बात मतलब की है। बीपीसी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिछड़ी जाति का आरक्षण निर्धारित किया, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिला दिया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई हमारे लोगों के साथ। 100 लोग अगर भर्ती होकर नौकरी में जाते हैं तो 100 लोगों में 27 पिछड़े जाएंगे। 100 लोगों में 27 पिछड़े जाएंगे। पिछड़ी जाति में यादव, कुर्मी, लोधी, जाट, गुजर, ये पिछड़े नहीं रहे, ये संपन्न हो गए, ये जमींदार तक का हो गया, जिनके पास जमीनें हो गई, नौकरियां हो गई, कॉलेज हो गए, सब कुछ हो गया। ये इसीलिए इन जातियों को क्रीमी लेयर में रखा गया। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो 100 में 27 पिछड़े जाएंगे, एक भी मुसलमान जाएगा ये नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने आवाज लगाई, हमने मांग किया कि 27% आरक्षण में मुसलमानों के आबादी के हिसाब से हमारा आरक्षण अलग कर दो। हमारे आबादी के मुताबिक हमारा 27 में 9% बनता है। राजेंद्र स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी 8.33% आज से 7 साल पहले कहा था। आज आबादी बढ़ी तो कम से कम 9% मुसलमानों की आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन बनता है। अगर सरकार 27% में से 9% अलग कर दे तो जो 100 में 27 पिछड़े जाएंगे तो 9 तो पक्के हो जाएंगे। अभी एक भी जाएगा नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 27 यादव चले जाए, और 27 कुर्मी चले जाए, और 27 लोग चले जाए, और जाट चले जाए, और गुजर चले जाए, इसलिए चले जाएंगे। जमीनें है, पैसा है, अच्छी पढ़ाई तालीम हासिल करने के लिए, करने के लिए, डोनेशन देने के लिए इनके पास पैसा है, इनके पास जमीनें हैं, ये अच्छी पढ़ाई भी कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रिश्वत भी दे देंगे। लेकिन हमारा बस मानना मुसलमान, यहां पढ़ाई के ठिकाना नहीं, तन पे ठीक से कपड़े नहीं, सर ढकने के लिए छत नहीं, पेट की आदतें आपस में हरकत करती हैं भूखे मारे, न इनके पास पढ़ाई के संसाधन है, न रिश्वत देने के पैसा है। कुछ नौजवान हमारे पढ़ भी लेते हैं तो रिश्वत नहीं होता, खामोश में जाते हैं, मनोबल गिर जाता है, वो बेचारे मजदूरी करने लगते हैं, एमए करने के बाद मजदूरी करने लगते हैं। तो हमने ये सोचा कि जैसे 27% आरक्षण में हमारे साथ खेल हो गया सबको शामिल करके, उसी तरह जो आज सवर्ण जातियों के लिए भी आरक्षण की मांग हो रही है। सारे पार्टी के लोग कहते हैं कि सवर्ण जातियों में जो गरीब है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। हम भी मानते हैं आरक्षण होना चाहिए। तमाम ब्राह्मण भी गरीब हैं, ठाकुरों भी गरीब हैं, भुजवा है, तमाम जातियां हमको मिलना चाहिए। लेकिन अपर कास्ट में सवर्ण जाति में जितने भी लोग हैं उसमें बहुत सारे गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए। इसलिए जब आरक्षण लागू हो तो उनके आबादी के हिसाब से 10% बनता है। सवर्ण जातियों का आरक्षण आबादी के हिसाब से 10% बनता है। लेकिन जब आरक्षण लागू हो तो 10% में ऊंची जाति के मुसलमानों के आबादी के हिसाब से 3% आरक्षण लागू करते समय ही अलग कर दिया जाए, ताकि जैसे मैं शिकार हो गया वैसे हमारे खास लोग शिकार हो। तो जो इस मंसूरी अपने भाइयों के इतना ख्याल रखता हो और मुझ पे आरोप लगाते कहीं मुस्लिम मुसलमानों को बांटने का काम करते। अरे भाई, मुसलमानों को बांटने की कुव्वत हमें है। इस्लाम एक ऐसी चीज है, इस्लाम दुनिया में एक ऐसी चीज
चीज है जिसके बारे में कहना तो क्या सोचना भी गुनाह हो जाता है, बुरा सोचना। और हदीस मंसूरी के मजाल है, हम कलमा को लोग हैं, हम मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। हाँ, अगर पिछड़े लोगों की जो पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, इनके अधिकार की, इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ना अगर तुम्हें बांटने जैसा नजर आता है तो तुमसे पूछते तुमने इनको क्या किया है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं, आज मुसलमानों के हालात इतने बदतर हैं। मैंने पहले अर्ज कर दिया, तब पे ठीक से कपड़ा नहीं, चेहरे पे वो मुस्कान नहीं, हमारे बुजुर्गों के अंदर एक उम्मीद भरी निगाहें, उनकी आंखों में पानी सूख गए। हमारे नौजवानों के तो सीने में जज्बा हौसला था, अंदर सीने में ही मर गया। हमारे बहन बेटियों के चेहरे पे जो मुस्कान, उनकी आंखों में जो चमक होनी चाहिए थी, घर की आर्थिक तंगी के कारण, सामाजिक बंधन के कारण उनकी आंखों में चमक नहीं रही। हमारा मतलब यह है कि हम क्या लोग बताते हो कि बांटने का काम करते हैं। बांटने का काम तो हमारे मौलानाओं ने किया, जो सरकारी मौलाना बन गए, सियासी मौलानाओं ने किया। आज मुसलमानों के बदतर हालात में जिम्मेदार दो लोग थे। एक सियासत की ऊंचाई पर बैठे तमाम मुस्लिम नेता बड़े, चाहे कोई भी दल हो, उस दल के सभी मुस्लिम लीडर के जो चेहरा बन करके बैठे हैं, मुसलमानों की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार वही लोग। और दूसरे जो मौलाना मोटे पेट वाले दिल्ली में बैठ करके फैसला करते हैं कि मुसलमानों को मेरे इलाज में जाता है, हो गया एक आध दो बार, लेकिन कैलान मान लिए हिंदुस्तान के मुसलमान। ये खोटा सिक्का एक ही बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। एक बार चल गया, अब नहीं चलने वाला। लेकिन ये अपनी दुकान चलाने के लिए जब हदीस मंसूरी पसमानदा तबके के लोगों को संगठित करके तकरीर करते हैं, तो इन नेताओं के सीने पे सामने उठता है, ये सारा दुनिया भी बोलेगा, अब दुनिया भाषण करेगा। हम सियासत में हमारे बाप दादा से चले करते चले आ रहे हैं, हमारे नाना गवर्नर, अब्बा सांसद, भाई विधायक, अम्मा जिला पंचायत अध्यक्ष, राजनीति सियासत के जितने बड़े पद हैं उनके घर में खानदान पर नवाबों के यहां से ला रहा है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। देश को आजाद हुए 69 ईयर्स, कितना 69 ईयर्स, 69 साल हो गया। हमने तुम पे भरोसा किया कि तुम्हारे कहने पे मोड़ देते हैं, तुम केंद्र सरकार में बैठ के, राज्य सरकार में बैठ करके हम पसमानदा तबके के मुसलमानों की बात को बुलंद करोगे, उनकी आवाज उठाओगे, उनके बलबूते के लिए उनके हक अधिकार की बात सरकार में मजबूती से रखोगे। लेकिन ये मतलब परस्त नेता, इनकी जाने का मजबूरियां रही होगी, इन्होंने सरकार में बैठ करके मुसलमानों के मसाइल को कभी मजबूती से नहीं रखा। यदि रखे होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार इनकी बात को मानती, झुकती और हमें वो सुविधाएं मिलती और हम तरक्की के रास्ते पर चल पड़ते। अब इनकी सोच इसलिए थी कि मुसलमानों को जानवरों की तरह आंको, अगर ये सियासत करने लगेंगे, ये सियासी हो जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इस दहशत में इन लोगों ने हमें पसमानदा तबके के लोगों को पीछे करने काम किया। और अगर ये ऊंची जात के मुसलमान सियासत की धुरी पर बैठे थे, हमसे इनको नफरत थी, तो 15% प्रकाश के हमारे खान साहब भाइयों का ही भला करते थे, तो मुझे सुकून मिल जाता कि तरक्की हमारा मुसलमानों की है। उनको भी अंदर चौराहे में बेचने के लिए मजबूर कर दिया। उन शेख सैयद मुगल पठानों को भी शहर को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये बेचारे जो
क्योंकि अब आला खानदान के लोग हैं, हमारा राजनीति तो सब भी बेच देगा, सब तरह की दुनिया फुटपाथ पर जाए भरने का, कसाई काटने का, बकरा और भैंसा। लेकिन ये आला खानदान लोग इतनी मजबूरी है कि सभी गवारा नहीं करती, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नहीं कर सकते, हमारे शर्म हमारे लोग कहेंगे ये बेरोजगार हमारा सैयद बिरादरी का लड़का शहर को चला जाता है, किसी सेठ की दुकान पे या मॉल में 4-5 हजार की नौकरी करके फुटपाथ पर सोता है और फुटपाथ पर खाता है। हमें उससे भी लेना देना, हमारा वो भी भाई है। ऐसे भी लोग हैं। जमात उलमा हिंद ने अपने किताब में लिखा, बताता क्यों, इसलिए कि हम पे आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को बांध देगा। अभी हम बांदा आए थे, बांदा में प्रोग्राम था मेरा, कालिंजर में बांदा से बहुत स्वागत किया कालिंजर में। बांदा से कालिंजर तक एक लश्कर था गाड़ियों का, हम गए। जब बांदा की सरजमीन पर हमारे लोगों ने रिसीव किया, 60-65 गाड़ियां उनके साथ में और तमाम मुश्किल, हम आए और वहां पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक नीतीश मास्टर साहब शिक्षक यूनियन के नेता है, उनके यहाँ हमने बहुत पहले वादा किया था, कई बार हम गए, उनके यहाँ नहीं जा पाए। मैंने कहा कि एक बार मैं आपका जरूर आऊंगा। उनके यहाँ मैं गया चाय पे, बगल में जिलाध्यक्ष शबीन बांधी का घर है, वहां बगल में ये वहां अपनी दुकान लगाए, इंतजार हमको बार बार बुलवा रहे थे। अपने जो उनके कायदे हैं चापलूस, उनसे भेजा जाओ तो उसी साथ बुला लो, हम चाय पे बुला रहे जिलाध्यक्ष जी। मैंने अपने लोगों को बीच में कहा कि जिलाध्यक्ष है, कहीं तोप है क्या? अनीस मंसूरी प्रदेश का सचिव है और पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सरकार का पूर्व मंत्री है, हमारा अपना प्रोटोकॉल है। इस जिला अध्यक्ष को चाहिए था कि हम बांदा आए तो हमें रिसीव करने आता और अपने घर में चौधरी वाला बैठा हमको बुला रहा चाय पे। हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा कि हमारा नेता भी जिला अध्यक्ष का तो दिलाना पहुंच गया। मैंने कहा कि हमारे लोगों का मनोबल गिर रहा, हम ही बगल में अपने भाई इदरीस के यहाँ आए और जिला अध्यक्ष के यहाँ नहीं गए, जवाब दे दिया। हमारे लोगों के दिल में मेरे लिए कई गुना जगह और बन गई। हमने बात इसलिए बताना चाहा कि भेदभाव की बात की, हमको बांटने का काम जो हमको आरोप लगता है। हम पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के नेता ने भी आरोप लगाया कि बांटने का काम करते हैं। मैंने कहा खान साहब, शेख सैयद मुगल फुटान साहब का सबसे ज्यादा दोस्त मेरे यही है, इसे मेरी दोस्ती है। लेकिन जब पिछड़े मुसलमानों की, पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़े मुसलमानों की बात जब आ जाए तो बात तो करनी चाहिए दोस्ती नहीं। दोस्ती तो क्या मतलब? जब किसी के हक अधिकार की बात करता दोस्ती निभाना कैसा है? जमात उलमा हिंद ने कहा कि मुसलमान 3 तरह का होता है। सुनिएगा रंजन भाई, उस जमात उलमा हिंद के जो नेता बैठे हैं, सारे के सारे लोग अशराफिया तबके के नीचे खानदान के लोग उससे पदाधिकारी बने बैठे हैं। पदाधिकारी वो और भीड़ लगाए हमारा पसमानदा, संगठन बना सारे दूसरे पद पर वो और भीड़ दरिया बिछाए हमारा पसमानदा। वो मुसलमानों के ठेकेदार बने। उनने अपने किताब में लिखा है कि मुसलमान 3 तरह का होता है और उस किताब का हवाला राजेंद्र सच्चा साहब ने अपने 403 पेज की रिपोर्ट में लिखा है। मैं हवा बात नहीं कर रहा हूं। राजेंद्र सच्चा साहब कोई मामूली नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कांग्रेस ने उनको आयोग बनाया था, राजेंद्र सच्चा कमेटी। उसने अपने किताब में लिखा कि मुसलमान को 3 भागों में बांटा गया। अशराफ यानी ऊंचा मुसलमान, अजलाम यानी पिछड़ा मुसलमान, आजाद यानी नीच और कमी मुसलमान। ये गाड़ियां
किसने? इतनी बड़ी मुसलमानों के ठेकेदार तहरीक अपने किताब में हमको इतना खुला खुला गाली बता। कहां गए थे सारे नेता? कहां गए सारे लोग मशहूर रहे थे? राजेंद्र सच्चर ने रिपोर्ट में लिखा है तो बांटा तो तुमने तीन खाने में और आरोप मुझ पे लगाते, बांटा तुमने और आरोप मुझ पे। ये कैसा इंसान? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुसलमान मुसलमान होता है। जो गरीब है वो पसमानदा है और वो अनीस मंसूरी का है। जो अमीर है वो अपने लिए अमीर है, अपने खानदान के लिए अमीर है, वो पसमानदा के लिए अमीर नहीं है। अपने उठा के इतिहास देखो, कहते मुसलमान खानदानी। सलमान खुर्शी उनके खानदान में पूरा आजादी से तक नेता पैदा हुए। गुलाम नबी आजाद नेता पैदा हुए। फारूक अब्दुल्ला नेता पैदा हुए। कश्मीर में उनका परिवार राज करेगा। अहमद पटेल गुजरात से उन्हीं का परिवार खानदान चलेगा। गुलाम नबी आजाद तुम्हारे परिवार चलेगा। ये नवाब लोग सारी राजनीति यही करेंगे तो हम पसमानदा लोग कब करेंगे? अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी संघर्ष करो। हमें आपके आज बीच में आने की जरूरत न होती अगर ये मुसलमान नेता जो राजनीतिक मंत्री बने, बड़े पदों पे थे, अगर ये मुसलमानों की बात ईमानदारी से मजबूती से रखते, सरकार झुक करके मान लेती तो आज हमको तहरीक चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने हमारा शोषण किया। और दूसरा, वो मौलाना जब उनको देखो नेता से मिलना होगा तो टीन वाली पेटी से शेरवानी निकालेंगे, उसको मोड़ के रखे रहेंगे टीन वाली पेटी से, और अब्दुल्ला टोपी भी रखे रहेंगे। मोहल्ले के नंबर 1 पे लहकट, नंबर 1 पे छोकट, चंदा वसूल खाने वाले बेईमान, 1000-2000 बेचने वाले, 1000-2000 विमान बेचने वाले, ये मौलाना डुप्लीकेट रोज भाई है लखनऊ में। देखो तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के मुख्यमंत्री घर के आवास पास चक्कर लगाते मिलेंगे। जब वहां नेता से मिलेंगे, जब चलेंगे तो अपने चोला को बदलेंगे, टीन वाली पेटी से निकाल के उसको इस्त्री करवाएंगे, प्रेस कराएंगे, और कपड़ा वपड़ा पहन करके बरेली वाला सुरमा मार के सूफियाना गमछा डाल करके जब ट्रेन से लखनऊ उतरे, इसे लगा कोई बढ़िया अपने आप कैसा शो करते हैं। हम लोगों के मन सजाते रहे, हम गाड़ियों में जानवरों की तरह टूट करके रैलियों में आते रहे, हम भूखे प्यासे उनके प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कुर्बानी देते रहे। लेकिन हम जमीन में रहते थे और उनके लिए हम मंच डालते थे, दरिया बिछाते थे। लेकिन आज पसमानदा समाज की जागरूकता अभियान ने, इस समाज की एकता ने इस समाज को मंच भी दे दिया, माइक भी दे दिया और बोलने का अधिकार भी दे दिया। हमारे लोग बोलने लगे। ये पसमानदा समाज के जागरूकता अभियान का नतीजा है कि अब तो ये लोग ये कहते हैं आज तो आप भी पत्थर की तरह बोल पड़ी। लोग कहते हैं, हमारे लोग ढूंढने लगे, शीशा ने कहा है आज तो आप भी, जैसे शीशा झूठ नहीं बोलता, आज तो आप भी शीशे की तरह बोल पड़े। हमने सोचा था कि पत्थर कहां बोला करते। हमारे लोग बोलने लगे और उन्हें सोचा था कि पत्थर नहीं बोलते हैं, हमारे लोग पत्थर समझे थे, वो बोलने लगे। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद ये है कि हमारे पसमानदा समाज के सारे लोगों के अंदर एक आक्रोश है और एक निराशा है। हमने अभियान इसलिए चलाया कि उनको बताते चले कि जब हम समाजवादी पार्टी में शरीक हुए, चितपुर से बहुत लोग गाड़ियों से भर करके गए थे और 25,000 से ऊपर समाजवादी पार्टी कार्यालय में वो भीड़ थी। जब मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को समाजवादी पार्टी झंडा पकड़ाया था और ज्वाइन कराया था और कहा था कि ये
इतने गदगद हो गए थे कि सर्दी के मौसम में बरसात हो गई और हमने इस रोड पे अपने कार्यक्रम गिर करके जीवन में पहली बार देखा और कहा कि सरकार बनते ही हम पसमानदा की मांगों में से एक मांग 24 घंटे में पूरा कर देंगे, दूसरी मांग 48 घंटे में, आधी मांग 6 महीने, पूरी मांग 1 साल में। मुझे आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज की एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं कर सका। कई बार माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नेता जी से मिल करके हमने कहा, तो कह रहे जी वो तो मांग पूरी हो जाए तो तुम बताओ, अपना बताओ मुझे क्या चाहिए। हमने कहा हमें मांग चाहिए। कह वो तो मांग चलो होती रहेगी, तुम अपना बताओ क्या चाहिए। हमने कहा हमें मांग चाहिए। अरे वो तो हो जाएगी, यानी कि तुम अपना बताओ। जैसे वैदुल्ला आजमी ने कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा पाने के लिए सौदा कर लिया कौम का, एजाज रानी बिहार से राज्यसभा सीट पाने के लिए कौन का सौदा कर लिया, अली अनवर ने राज्यसभा दूसरी बार पहुंच गए कौन का सौदा करके, मौलाना मदनी ने कौन का सौदा करके राज्यसभा का रास्ता पकड़ लिया। ये के सारे लोग जो कौम के लिए आप उगलने वाले लोग, मौलाना मदल्ला आजमी की तकरीर सीधी मोहल्ले में सुनने वाले लोग, उनके प्रोग्राम को परमिशन नहीं पड़ता, जितना अंगारा और जज्बाती होने वाले लोग राज्यसभा पहुंच करके घूमे और बहरे हो जाते हैं। हमें घूमा बहरा नहीं होना है, हमें कौम की बात करना है और कौम की आवाज को सुनना है। कौम का सौदा मैं नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने कौम का सौदा किया तो एक ही बार राज्यसभा जा पाए, ढक्कन हो गए, और वो ढक्कन हुए कि आज तक किसी शीशी में नहीं आए। कौन पूछ रहा होगा तो मौलाना मदनी को दोबारा भटभटाते रह गए, नहीं भेजा। नेता लोग तो चाहते हैं कि जिसके पास भी लो उसको नेता को बुलाओ, उसको इनाम दे दो, और ये हमारा गाना गाते फिरे, सौदेबाजी हो गई। भाई तुमने वोट दिलाया, हमने तो मंत्री बना दिया, बात करता हूं। ये सोच है। मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, इससे काम नहीं चलेगा। मंत्री बनाना, सांसद, विधान परिषद सब बनाना हमारे मानपत्र की शामिल होगी, बनाना पड़ेगा, हमारे मानपत्र में है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानने के लिए तैयारी करने लगे, तो हमारे मुस्लिम समाज के बड़े कद्दावर नेता सबसे बड़ा रोड़ा बढ़ करके हमारी मांग पूरी न हो, हमारी मांग मानी जाना जाए, इसलिए रोड़ा बढ़ करके सबसे पहले वहां रोड़ा अटकाने का काम किया बैठ करके सरकार ने। कोई गैर मुस्लिम नहीं था, हमारे मुस्लिम नेता थे जो समाजवादी पर बैठ करके और पसमानदा की मांगों को, नेता को बरगलाने में कामयाब हो गए। अरे तो पसमानदा क्या है, आपको तो मुसलमान ऐसे वो देता है, आप मुसलमानों के दो तरफ की बातें करेंगे, समझाना का नेता गुमराह करने का काम किया इन बड़े मुस्लिम नेताओं ने। इनको आपको सबक सिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त, इनको सबक सिखाना पड़ेगा कि पसमानदा मुसलमान के, तुम तो पसमानदा भी नहीं रहे, और अगर हमने अपने हक की बात की, सरकार हमारी बात को मानने जा रही है, तो रोड़ा करने वाले आप कौन होते, ये अधिकार किसने दिया? उनके चलते आज तक हम पसमानदा तबके के लोगों की एक भी मांग पूरी नहीं हो सकी। इसलिए हमारे लोगों के अंदर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, एक जज्बा है। हमको कुछ दिन के लिए मंत्री बनाया गया, 2.5 साल सरकार बीत गई। जब लोकसभा में चुनाव आया, उससे पहले समझा कि पसमानदा की जरूरत है, उठा करके हमको राज्य मंत्री बना दिया, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 4 दिन नहीं बीते बाहर कर दिया। क्या खाता थी मेरी, क्या खाता थी भोले वाले समाज की ने तोड़ दिया, जो तुम जिसमें विश्वास किए थे, जिनको मंत्री बनाया, जिनको संतरी बनाया, जिनको सारे पद दिए समाजवादी पार्टी में, मंत्री लूटपाट में लगे, विधायक लूट करने लगे, इनके बदौलत आप सीट नहीं जीत पाए। हमारे पसमानदा के लोगों ने तो समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट दिया है, इन्होंने तो वफादारी और ईमानदारी से वोट किया है, और उनके ही नेता को आपने सजा दे दिया। उन बड़े मुसलमानों के कहने पर देते हैं तो बैठे हैं जो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं।
इसलिए हमें अभी 1.5 साल का वक्फा है। हम अपने हक अधिकार को समाजवादी पार्टी में ही बैठ करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं 10 मिनट ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा फराज भाई, लेकिन ये सुनने वाले जो बैठे हैं 2008 और हमारी बहनें जो बैठी, मैं इनको देखा हूं बहुत देर से, बच्चे पसीना पसीना है और खुद बेचारी बदला की तरह घुमा में हाथ रही, हवा ले रही है, लेकिन अपने जगह फिर भी सही खाई। और ये हमारे बुजुर्ग लोग गर्मी में बैठे हैं, तो जब हमने आपको दिल को महसूस किया आपको सुनना चाहते हैं, तो मुझे भी सुनाने में थोड़ा मजा आया। क्योंकि इतनी खामोशी जो हमारी बात को आप हमारे ये सारे मूवमेंट आंदोलन इससे को समाप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सुबह से बैठे हैं 3 बजने को है और आप लोग इतने खामोशी के साथ अपने नेता की बात सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर से अहमद अंदाजी साहब जो हमारे मंडल के अध्यक्ष के बड़े भाई हैं, ये मध्य मुजाहिद है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी घर के बगल में रहते हैं आना में। और जब बसपा गवर्नमेंट थी, जब हमारा बसपा से रिश्ता टूटा, यही एक मर्द भाई का बच्चा था, उनके साथ सही मजदूरी बांदा के अंदर दीवार की तरह हमको बचाने के लिए खड़े हो और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आंदोलन छेड़ करके और बांदा में एक बहुत बड़ी मीटिंग उसके मोहल्ले में कराया अहमद भाई ने, और उसमें हम लोग आए पुलिस के खिलाफ बोले और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्रकार से लेकर तमाम लोगों को तमाम दिखाई दिया, लेकिन पत्रकारों ने भी छापने से अपने आप नहीं रोक पाए। और हमने वहीं पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कहीं खोटी सुनाई, उसकी करनी को हमने उसके घर में सुनाया और वहां पर इनको धमकी दिया कि जेल चले जाओ तो सड़ जाओ। इस शख्स ने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के परिवार वालों से, जब उनके पास धमकी देने आए, मैं इस मंसूरी का हूं, पसमानदा का हूं, जब तुम्हारे पास में फांसी है, खुदा नहीं हो गए हो, मेरी किस्मत अगर फांसी होगी, अल्लाह को मंजूर होगा तो फांसी हो जाएगी, हम उसके लटक जाएंगे, तुम खुदा नहीं हो, लेकिन पसमानदा का साथ नहीं करेंगे। इसलिए मैं अहमद भाई सलीम भाई आज नहीं आए, मैं इन मर्द मुजाहिद का दिल की गहराई से अदा करते हैं कि जो अपने इस तहरीक के लिए क्या एक बात है, अपने तहरीक के लिए और इतने बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मतलब मिनी मुख्यमंत्री, उसे टक्कर लेना आसान था, लेकिन हमारे नेताओं ने टक्कर लिया और उसी माता के अंदर उसकी छाती पर बस माता का झंडा गाड़ के और जयकारा लगाया। आज बातें बहुत सी करनी थी, थोड़ा गर्मी भी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। मैं आज इस प्रोग्राम को एक शेयर के माध्यम से और सटीक कर ले जाना चाहूंगा। कभी कांटे मिले मुझको, कभी कांटे मिले मुझको, जो आज ये मंच भाई मिला है इतनी आसानी से नहीं मिला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग और वहां पर बैठे 60 विधायक हमको काम कर रहे थे, मुसलमान 60 विधायक मुसलमान बसपा में, और यही है समाजवादी पार्टी सारे के सारे विधायक हम पसमानदा जो मुस्लिम विधायक है सब दुश्मन है, सारे के सारे दुश्मन विधायक मंत्री है। ये सब नहीं चाहते पसमानदा आगे आए, तो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमको तो अपमानित करते हैं, अपमान देते हैं, लेकिन हम इसलिए ऐसे विचलित नहीं है कि कोई भी तहरीक आंदोलन चलता है उसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसमें चढ़ाव उतार आते हैं। कांसीराम 25 साल बाद कामयाब हुए थे, तो कभी चढ़ाव आता है, कभी उतार आता है, इसे घबराए नहीं, ये चढ़ाव उतार आएगा, लेकिन अगर हमारी मंजिल की तरफ सही निगाह होगी, सही नियत होगी, तो हम मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए कभी कांटे मिले मुझको और कभी फूलों के गहवारे, कभी कांटे मिले मुझको और कभी फूलों के गहवारे, ये राहें जानती है किस तरह मंजिल पे पहुंचा।
ने भी कहा यदि कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब लेटते हैं, ठिकाना नहीं। क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे साथ दूसरे खटके अलावा दूसरे जिले में दौलत किए, हमारी मेहनत को जानते हैं, मेरे बहुत के करीब हैं, इससे बेहतर और कोई नहीं आ सकता। उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा, उन्होंने देखा, महसूस किया, सब कहा। और सच्चाई यह है कि क्या अपने के बीच में जाता मिलता हूं, इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन फिर भी हम आपके बीच में आते हैं और उनका खाने ठिकाने में सोने का सब टाइम पे टाइम सब सिस्टम बिगड़ जाता है, शरीर का सिस्टम सब बिगड़ जाता है, इसलिए बीमार हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई ठिकाना नहीं है, कभी कांटे मिले मुझको, कभी फूलों के गहवारे, ये राहें जानती किस तरह मंजिल पे पहुंचा हूं। और ये मौजें भी, लहरें, जो समुद्र की लहरें मचलती हैं, ये मौजें भी मचल कर जब हमारी दाद देती है, ये मौजें भी मचल कर जब हमारी दाद देती हैं, तूफानों से टकराया हूं तो साहिल पे पहुंचा हूं। मेरे पसमानदा के बहादुरों, कभी छोटे पहाड़ से टकराने की जरूरत न कर, उसमें नुकसान तुम्हारा होगा। पहाड़ बड़े से टकराना, लोग कहते हैं पेड़ पे डंडा मारोगे या तो आम गिरेगा या तो डंडा अटक जाएगा, लेकिन इस ऐसा भी हम डंडा न मारे कि डंडा अटक जाएगा तो आम कभी नहीं खाओगे। जब भी टकराना, बड़े से टकराना तो चर्चा होगी, छोटे से टकराओ तो बदनामी होगी। इसलिए जब भी टकराना, बड़े से टकराना। और मैं बताने जा रहा हूं कि समाज के अंदर राजनीतिक सोच नहीं होती, सियासी बेदारी नहीं होती। जैसे यादव समाज, दलित समाज के अंदर एक जागरूकता अभियान चल गया और उनके अंदर राजनीतिक सोच पैदा हो गई कि हमको अपना नेता को नेता बनाना। 4 बार मुख्यमंत्री हुए उनके लोग, 7% वाले 4 बार मुख्यमंत्री हुए, क्योंकि एक जुनून पैदा हो गया उनके अंदर। और हमारे लोग जब वोट की बारी आती तो कोई बस पहुंच जा रहा, कोई सफर, कोई कहा जा रहा, सब बढ़ जाते हैं और भाजपा बढ़ने मान देती है। इसलिए बढ़ना नहीं, मुत्तहिद रहना, इकट्ठा रहना, नेता की बात पे अमल करना। हमको अगर ताकत होगी तभी लड़ाई लड़ पाएंगे। जिस दिन अनिस मसूरी के पीछे आप लोग नहीं होंगे, मुलायम सिंह भी कान पकड़ के बाहर कर देंगे साहब। आज जो पार्टी के अंदर फैशन अनिस मसूरी की है, जो इज्जत है, कुछ भी हो, मांग पत्र नहीं माना, उनकी मजबूरी बन गई, लेकिन आज मुलायम सिंह रहता हूं, चाकरी चाहता हूं, जब पसमानदा लीडर पहुंचता है तो एक बार पशु में पड़ जाते हैं कि कौन सा सवाल करते हैं, क्योंकि जो किसी को धोखा दिए रहता तो नजर नहीं मिला पाता, इसीलिए वो फेस नहीं कर सकते हमसे। हम नाके नाके बात करने वाले लोग हैं। हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरह नहीं, मायावती के सामने 10 फीट दूरी पर नापते हैं, स्कापुआ बना के झूठ पे बात करने वाला जी भाई। हम सीधा काम किया और आंखों में आंख डाल करने वाले लोग हैं। हमसे झुका नहीं जाता, हम झुकाना जानते, झुकने का काम नहीं करते। और हमने यही मायावती से कहा था कि तुम नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहने में जा रही हो, दोबारा तो विधानसभा का मुंह नहीं दे पाओगे। और अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी पसमानदा तबके के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया और हमारी मांग को नहीं माना और कुछ नहीं हुआ, इस पसमानदा को हम भी नहीं रोक पाएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, तुमको मौका मिले तो बता देना कि पसमानदा की मांगों को मान लो, वरना इस जिंदा को मैं बहुत दिन तक इंतजार नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, मेरे
आशीषों मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सबका दिल से मुबारकबाद देता हूं। और इस शेर के साथ में, क्योंकि हम 2.5 साल बाद मंत्री बने, कनाडा दिए गए, क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसको मंत्री बना वो सरकार का मुस्लिम चेहरा बन जाए। ये जितने मंत्री बने मुसलमान, ये सरकार में मुस्लिम चेहरा जिंदा लाशी है। ये जितने मुसलमान मंत्री बने हैं, ये सारे के सारे लोग सरकारी मुसलमान हैं और सरकार को जिंदा लाश की तरह मुसलमानों के सामने पेश करती है। देखो देखो तुम्हारे भाई का कार्य ताकि तुम हमको वोट दो। और ये अपने खानदान परिवार वालों को बढ़ावा देते हैं ये मुसलमान, टिकट भी अपने परिवार को। तो ये सारे के सारे मंत्री जब वोट लेने की बारी आती है तो दामन फैला करते हैं मुसलमानों, पार्टी से भी नेता ने हमको बड़ा मुसलमान नेता माना, तुम्हारी लड़ाई लड़े, खुदा दुआ से दामन फैला मुसलमान ने नाम वोट दे देना। दामन फैला वोट मांगते हैं। बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का, खासतौर से भाई रमजान बख्श मंसूरी साहब चित्रकूट के ललन है, जो चित्रकूट की सरकार है, और उम्मीद है कि एक दिन ये चित्रकूट का बच्चा हमारे साथ काम कर रहा है समाज का। और अस्माता में जो मसले होते, सलाह होती, सलाह देने का मिला फर्क होना चाहिए चित्रकूट के भाइयों को कि हमारे चित्रकूट गरीब पूछे कि हमारा अपना भाई, अपना बच्चा निकल करके अनीस मंसूरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह देने का काम करता है, ये चित्रकूट के लिए फर्क की बात है। ये सोच पैदा है। और हमारे बीच भाई अहमद मंसूरी साहब, जिनके बारे में कुछ कहना, क्योंकि ये बुंदेलखंड की नाम और ताज है समाज, मंसूरी समाज। इन्होंने जो बुंदेलखंड में काम किया है तो प्रदेश के अंदर काम नहीं होगा। प्रोग्राम चित्रकूट का राष्ट्रीय महासचिव हमारा कल सबकी गाड़ी लेकर करके लोगों के सामने आपके बीच में शादी भाई का चाय पीने गए, इनके यहाँ गए, अनीस मंसूरी आ रहा है, हमको अपने नेता के मंच को पहले जाकर दुरुस्त करना पड़ेगा, ये सोच के नहीं। बहुत से राष्ट्रीय महासचिव सोचते हैं कि अनीस मंसूरी साहब चलेंगे, उनके साथ भाषण करेंगे, चले आएंगे, लेकिन पहले से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए पहले आए। और अहमद भाई, अल्लाह ने उनको बहुत उनकी कमाई बरकत दी है, 43 वर्ष है, ये महीने में 2-2.5-3 लाख रुपया फॉर्म के पीछे खर्च कर डालते हैं। इन्हीं का पेपर अस्माता टाइम्स साहब ने देखा और हमारे संदेशा को पूरे प्रदेश देश तक पहुंचाने के लिए अपने प्रेस में बैठ करके दिन भर हमारे कार्यक्रमों को कवरेज करके छापने का काम करते हैं। ऐसा कदावर नेता, ऐसा मर्द मुजाहिद बुंदेलखंड को मिला। और बुंदेलखंड के एक सरताज थे हाजी रंगत मंसूरी साहब, जिन्होंने आपको मंसूरी पैगाम बहुत पढ़ा हुआ है, लोगों को पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब पिछले 30 सालों से उनके तबियत बहुत खराब है, वो छाप नहीं पाते हैं, वही अराउंड रहने वाले हैं। एक उन्होंने समाज के लिए तहरीक चलाई और अपने पेपर को चलाया मैगजीन को, और दूसरे अहमद भाई ने भी एक काम किया, खिदमत का जज्बा लेकर के कौम का काम करने वाले अहमद भाई बुंदेलखंड में काम किया। इनका अंसार भाई का, रहीम भाई का, अपने साथियों का, एक हमारे दोस्त बेटे में रंजन खान साहब, ये बेचारे दफ्तर जाते हैं, हमेशा आपके भाई की शहनाई है, आपके भाई की इज्जत करते हैं। रंजन भाई आज मोहब्बत में हमारे साथ में आ गए, उसको रिसीव किया तो उसको मारा डाला। रंजन भाई का, गुलाब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नौजवान साथी जो जब भी लखनऊ जाते हैं हमारे दफ्तर में मुलाकात करते हैं, भाई हमारे फराज भाई, इनका भी मैं तरह शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच में बैठे लकी भाई हमारे लेके बैठे हैं, बेचारे रिक्शा ट्राली चलाते हैं, लेकिन जब काम होता तो काम बंद करके मीटिंग में एक हफ्ता काम में लग जाते हैं। हम तो सोचते हैं कहता है कि ड्यूटी कैसे चलती है। झंडा बैनर से आपने शहर को बांटा और गांव से लोग बैठे हैं, मैं समझ गया कि कोई मामूली लोग नहीं है। ये जो बैठे हैं सबसे, ये कोई रैली वाले लोग नहीं, रैली में आए बस उतर के रिश्तेदारी घूम रहे हैं, कोई मामू कर चाय पिया,
ये भूखे प्यासे बैठे लोग हैं, ये कौन के रहबर है, ये कौन कुछ पुस्तक है। मैं इनका दिल की गहरा शुक्रिया अदा करता हूं और अपने बच्चा बाबा जिन्होंने हमें ताकत दिया कि लाला घबराए ना, कि ददुआ हो चाहे जो सब ठिकाने लगा दे, यही एक काम है। उस भाटिया की मीटिंग में दद्दू को प्रचार में आया था, दद्दू मारे डर के मारे आ नहीं रहे क्योंकि पहाड़ी लोगों से पंगा हो गया था, सवालों चक्कर के डर रहे थे, नहीं आया दादी भाई कहां चले गए, भागा था क्या दूसरे। तो ये मत बुझाई बाबा से, बाबा बोले कि देख ददुआ मैं वोट तो कर देगी जिता देंगे हम, तेरा समझे हम तो वोट दे बैठ मोर नेता वोट मांग पूरे भी वोट मांगे आवा जो नेता के नाम वोट देते तो जीती है, लेकिन तेरे अच्छे नहीं है तो काम कर। ये हमारे समझ बुझाई, ये बुरे शेर की आवाज मैं खड़े ये बुरे शेर में, इसलिए मैं बाबा जैसे लोगों की बहुत इज्जत करता है। हम कुछ जज्बातों की कदर करते हैं, इस गरीब और नाचीज के लिए कोई प्यार से वफादारी की बात करते तो मेरी जान दे, मेरा तो मिजाज नहीं। इन्हीं के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हो सकता है मेरे इस तकलीफ के दरमियान किसी निशान को गुस्ताखी हो गई हो, या हो सकता है तो हम जज्बाती हैं, हो सकता है कोई बात ऐसी गलत निकल गई हो। खुदा के वास्ते अपने इस भाई को, अपने बेटे को, अपने साथी को माफ कर दे दो। एक साथ जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज़।